लालटेन के हिलते डुलते प्रकाश को अपनी ओट में कर दिया। अन्ना ने मुड़कर देखा और फौरन व्रोंस्की का चेहरा पहचान लिया। छज्जेदार फौजी टोपी पर हाथ रखकर उसने अन्ना का अभिवादन किया और पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कि क्या वह उसकी कोई खिदमत कर सकता है। अन्ना कोई जवाब दिए बिना देर तक उसे देखती रही और व्रोंस्की के अंधेरे में खड़े होने के बावजूद उसने उसके चेहरे और आंखों का भाव देख लिया, या फिर उसे ऐसा प्रतीत हुआ। ये सम्मानपूर्ण मुग्धता का वही भाव था जिसने एक दिन पहले उस पर इतना अधिक प्रभाव डाला था। इन पिछले दिनों में और अभी कुछ ही समय पहले अन्ना ने अनेक बार अपने आप से ये कहा था कि उसके लिए व्रोंस्की निरंतर और सभी जगह मिलते रहने वाले सैकड़ों जवान लोगों में से एक है और वह कभी उसके बारे में सोचेगी भी नहीं। लेकिन अब उससे मिलन के पहले क्षण में उल्लासपूर्ण गर्व की भावना उसके मन पर छा गई। अन्ना के लिए उससे ये पूछने को कोई ज़रूरत नहीं थी कि वह यहाँ क्यों है। वह इतनी ही अच्छी तरह से इसका कारण जानती थी जितना कि व्रोंस्की के ये कहने पर जान पाती कि मैं इसलिए यहाँ हूँ कि वहीं हो सकूं जहाँ आप हैं। मुझे मालूम नहीं था कि आप भी जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं आप? अन्ना ने वह हाथ नीचे कर लिया जिससे हैंडल को थामने वाली थी, और उसके चेहरे पर अदम्य खुशी तथा सजीवता चमक उठी। मैं किस लिए जा रहा हूँ? अन्ना से नज़र मिलाते हुए उसने ये सवाल दोहराया। आप जानती हैं, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि वहीं हो सकूं जहाँ आप होंगी, उसने जवाब दिया। मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। इसी वक्त हवा ने मानो सभी बाधाओं को दूर करके रेल के डिब्बों की छतों से बर्फ नीचे बिखरा दी, लोहे के किसी उखड़े हुए टुकड़े को हिलाया डुलाया और सामने की ओर से इंजन की रुआसी और उदासी से भरी हुई सी सीटी गूंज उठी। तूफान की सारी मुसीबत अब उसे पहले से भी अधिक प्रिय प्रतीत हुई। व्रोंस्की ने वही कहा था जो उसकी आत्मा चाहती थी, किंतु जिससे वह सोच विचार करने पर डरती थी। अन्ना ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसके चेहरे पर व्रोंस्की को आंतरिक संघर्ष की झलक दिखाई दी। मैंने जो कुछ कहा है वह अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो माफ़ी चाहूँगा, व्रोंस्की ने नम्रता से कहा। व्रोंस्की ने आदर और सम्मानपूर्वक किंतु ऐसी दृढ़ता और आग्रह से ये शब्द कहे कि अन्ना देर तक कोई जवाब नहीं दे पाई। आपने बुरी बात कही है और अगर आप भले आदमी हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आपने जो कुछ कहा है उसे भूल जाएं और मैं भी भूल जाऊंगी, आखिर अन्ना ने कहा। आपका एक भी शब्द, आपकी एक भी अदा मैं कभी नहीं भूलूंगा और भूल ही नहीं सकता। बस बस काफ़ी है, वो अपने चेहरे पर, जिसे व्रोंस्की बड़े प्यार से देख रहा था, व्यर्थ ही कठोरता का भाव लाते हुई चिल्लाई। ठंडे हैंडल को हाथ से पकड़कर वह पायदान पर चढ़ी और तेजी से भीतर चली गई। वहां दरवाजे के करीब खड़ी रहकर वह अपनी कल्पना में उस पर विचार करने लगी जो हुआ था। वह उसके और अपने शब्दों को याद नहीं कर पाई, किंतु अपने मन में उसने इतना अनुभव कर लिया कि उनकी क्षण भर की इस बातचीत से वे दोनों बहुत निकट आ गए हैं। इस बात से उसने भय भी अनुभव किया और खुशी भी। कुछ क्षण तक यहीं खड़ी रहने के बाद वह डिब्बे में जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। तनाव की वही हालत जो शुरू में उसे यातना देती रही थी, न केवल फिर से लौट आई बल्कि अधिक उग्र हो गई और ऐसी हद तक पहुंच गई कि उसे अपने भीतर किसी बहुत ही तने हुए तार से किसी भी क्षण टूट जाने का डर महसूस होने लगा। वह रात भर सोई नहीं, किंतु उन तनावों और सपनों में जो उसके कल्पना क्षितिज पर छाए हुए थे कुछ भी कटु और दुखद नहीं था। इसके विपरीत उनमें कुछ सुखद, गुदगुदाने और उत्तेजित करने वाला था। सुबह होते होते अन्ना की आंख लग गई और जब वह जागी तो दिन का उजाला हो चुका था और गाड़ी पीटर्सबर्ग के करीब पहुंच रही थी। उसी समय घर गृहस्थी, पति और बेटे के करीब तथा उस दिन और उसके बाद के दिनों की चिंता ने उसे घेर लिया। पीटर्सबर्ग में गाड़ी के रुकते ही वो बाहर निकली और जो पहला चेहरा उसके सामने आया वह पति का था। ये मेरे भगवान, उसके कान ऐसे क्यों हो गए हैं? पति की कठोर और रोबीली आकृति और विशेषतया गोल टोप के किनारे को टेक देने वाली तथा उसे अब चकित करने वाली ललरियों को देखते हुए अन्ना ने सोचा। पत्नी को देखकर वह आदत के मुताबिक अपने होठों पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान चस्पा करके तथा अपनी बड़ी बड़ी और थकी हुई आंखों को उसके चेहरे पर टिकाए हुए मिलने के लिए उसकी तरफ बढ़ा।
पति की थकी और दृढ़ नज़र से नज़र मिलने पर उसने अपने दिल में एक अप्रिय सी अनुभूति की टीस अनुभव की, मानो वह उसे दूसरे ही रूप में देखने की आशा करती हो। अपने प्रति असंतोष की भावना ने, जो पति से भेंट होने पर उसने महसूस की, खासतौर पर उसे हैरान किया। असंतोष की यह भावना उसमें बहुत पहले से थी, जानी पहचानी थी, ढूंढ से मिलती जुलती थी, जो वह पति के साथ अपने संबंधों में अनुभव करती थी। पहले इस भावना की ओर उसका ध्यान नहीं गया था, किंतु अब उसे इसकी स्पष्ट और पीड़ायुक्त अनुभूति हो रही थी। तो जैसा कि तुम देख रही हो, मैं तो प्यार करने वाला पति हूँ, वैसा ही प्यार करने वाला, जैसा कि शादी के पहले साल में होता है, तुमसे मिलने को बेकरार हो रहा था। उसने अपनी पतली सी आवाज़ और उस धीमे धीमे अंदाज में कहा, जिसका वह हमेशा उससे बातचीत करते हुए उपयोग करता था। यह अंदाज ऐसे कल्पित व्यक्ति का उपहास करने का अंदाज था, जो वास्तव में ही उससे ऐसे शब्द कह सकता था। सेर्योजा ठीक ठाक है? अन्ना ने पूछा। बस यही पुरस्कार है मेरी व्यग्रता व्याकुलता का, पति ने कहा। ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। अन्ना करेनिना। अध्याय 31 भाग 1। व्रोंस्की ने पिछली रात को सोने की कोशिश ही नहीं की। वह अपनी आराम कुर्सी में बैठे हुए कभी तो अपने सामने की ओर देखता रहता और कभी बाहर जाने तथा भीतर आने वाले लोगों को। अगर पहले वह अपरिचित यात्रियों को अपनी दृढ़तापूर्ण शांत मुद्रा से आश्चर्यचकित और परेशान करता रहा था, तो अब और भी अधिक घमंडी तथा आत्मतुष्ट प्रतीत होता था। लोगों को वह चीज़ों की तरह ही देखता था। जिला कचहरी में काम करने वाला एक चिड़चिड़ा सा नौजवान, जो उसके सामने बैठा था, उसकी ऐसी अकड़ के कारण उससे नफरत करने लगा। इस जवान आदमी ने व्रोंस्की से दियासलाई लेकर सिगरेट जलाई, उससे बातचीत की, यहाँ तक कि उसे कोहनी भी मारी ताकि उसे यह महसूस करवाए कि वो कोई वस्तु नहीं बल्कि इंसान है, किंतु व्रोंस्की उसकी तरफ वैसे ही देखता रहा मानो वह लालटेन का खंभा हो। युवा व्यक्ति मुंह बनाते हुए यह अनुभव करता रहा कि व्रोंस्की द्वारा उसे मानव न मानने के कारण वह अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। व्रोंस्की किसी को और कुछ भी नहीं देख रहा था, वह अपने को मानो जार महसूस कर रहा था। सो भी इसलिए नहीं कि उसे अन्ना पर अपनी छाप डाल लेने का विश्वास था, उसे यह विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि अन्ना ने उसके दिल पर जो छाप छोड़ी थी, उससे उसे सुख और गर्व की अनुभूति हो रही थी। इस सब का क्या नतीजा होगा, वो ये नहीं जानता था और उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि अब तक विसर्जित और बिखराई उसकी सारी शक्तियां एक ही बिंदु पर केंद्रित हो गई हैं और बड़े जोर से एक सुखद लक्ष्य की प्राप्ति में जुटा दी गई हैं। उसे इससे सुख मिल रहा था। वह तो सिर्फ इतना जानता था कि उसने अन्ना से सच्ची बात कह दी है कि वो वहां जा रहा है जहां वह होगी, कि उसके जीवन का सारा सुख, उसके जीवन का एकमात्र प्रयोजन अब इसी में निहित है कि उसे देखे, उसकी आवाज़ सुने। और जब वह बोलोगोय के स्टेशन पर खनिज जल पीने के लिए डिब्बे से बाहर निकला और उसने अन्ना को देखा, तो अपने आप ही उसके मुंह से निकले पहले शब्द ने उससे वही कह दिया जो वह मन में सोचता रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने उससे ये कह दिया था कि अब वह ये जानती है और उसके बारे में सोचती है। व्रोंस्की रात भर नहीं सोया। अपने डिब्बे में लौटकर वह लगातार उन रूपों को, जिनमें उसने अन्ना को देखा था, तथा उसके सभी शब्दों को याद करता रहा और उसकी कल्पना में संभव भविष्य के ऐसे चित्र उभरते रहे जिनसे बरबस दिल कांप उठता था। रात भर जागते रहने के बावजूद जब वह पीटर्सबर्ग के स्टेशन पर डिब्बे से बाहर निकला, तो अपने को ऐसा सजीव और ताज़ादम महसूस कर रहा था मानो ठंडे पानी से नहाकर बाहर आया हो। वह अपने डिब्बे के पास खड़ा होकर अन्ना के बाहर निकलने की राह देखने लगा। एक बार फिर देख लूंगा, अनजाने ही मुस्कुराकर उसने अपने आप से कहा, उसकी चाल, उसका मुखड़ा देख लूंगा। हो सकता है वो मुझसे कुछ कहे, मुड़कर देखे, मुझ पर नजर डाले, शायद मुस्कुरा दे। किंतु अन्ना को देख पाने के पहले उसे उसका पति दिखाई दिया, जिसे स्टेशन मास्टर बड़े आदर से भीड़ के बीच से निकाले लिए जा रहा था। अरे हाँ, पति। व्रोंस्की केवल अभी पहली बार स्पष्ट रूप से यह समझ पाया कि पति उससे संबंध रखने वाला व्यक्ति है। उसे यह मालूम था कि अन्ना का पति है, किंतु उसके अस्तित्व का उसे विश्वास नहीं था और केवल तभी उसने उसके अस्तित्व का पूरा यकीन किया जब उसे सिर, कंधों और काला पतलून पहने हुए टांगों सहित देखा।
उसे इस बात का विशेषतः तब विश्वास हुआ जब उसने ये देखा कि कैसे पति ने निजी संपत्ति की तरह इत्मीनान से उसका हाथ थाम लिया था। पीटर्सबर्गी ताजादम चेहरे और गंभीर आत्मविश्वासी आकृति वाले कारेनिन को देखकर, जो गोल टॉप पहने था और जिसकी पीठ तनिक झुकी हुई थी, उसे उसके अस्तित्व का विश्वास हो गया और उसे उस व्यक्ति जैसी ही अप्रिय अनुभूति हुई जो प्यास से बुरी तरह परेशान होता हुआ पानी का कोई सोता ढूंढ ले और उसे उस सोते में कुत्ता, भेड़ या सुअर नजर आए जिसने उसमें से न केवल पानी पिया हो बल्कि उसे गंदा भी कर दिया हो। अपने पूरे छूतड़ को हिलाते डुलाते हुए कारेनिन की बोझिल सी चाल व्रोंस्की को खासतौर पर अखरी। वो यह मानता था कि केवल उसे ही अन्ना को प्यार करने का अधिकार है, किंतु वह पहले जैसी ही थी और उसकी सूरत ने पहले की तरह ही उसमें शारीरिक सजीवता और सुख की अनुभूति पैदा करते तथा बढ़ाते हुए उसको अपने जादू में बांध लिया। उसने दूसरे दर्जे के डिब्बे से भागकर आने वाले अपने जर्मन नौकर को सामान लेकर जाने का हुक्म दिया और खुद अन्ना के पास गया। उसने पति पत्नी को मिलते देखा और प्रेमी की पैनी दृष्टि से उस हल्की सी झिझक को भांपा जिससे उसने पति के साथ बातचीत की। नहीं, वो उसे प्यार नहीं करती और कर भी नहीं सकती, उसने मन ही मन ऐसा निर्णय कर लिया। व्रोंस्की जिस समय पीछे से अन्ना की ओर बढ़ रहा था, उसने उसी समय इस बात की तरफ सहर्ष ध्यान दिया कि अन्ना ने उसे निकट आते हुए अनुभव किया, मुड़कर देखा तथा उसे पहचानकर फिर पति से बातचीत करने लगी थी। आपकी रात तो अच्छी तरह से बीती। व्रोंस्की ने अन्ना और उसके पति का एक साथ झुककर अभिवादन करते और कारेनिना को यह अभिवादन अपने लिए मान्य तथा जैसा भी वो उचित समझे उसे पहचानने या न पहचानने की संभावना देते हुए पूछा। धन्यवाद, बहुत अच्छी बीती, अन्ना ने जवाब दिया। अन्ना का चेहरा क्लांत सा प्रतीत हुआ और उस पर उस सजीवता का अभाव था जो कभी उसकी मुस्कान तो कभी आंखों में चमक उठती थी, किंतु व्रोंस्की को देखने पर क्षण भर को उसकी आंखों में एक लौ सी कौंधी और इस बात के बावजूद कि यह लौ फौरन बुझ गई, उसे इस क्षण से अपार सुख मिला। अन्ना ने ये जानने के लिए पति की तरफ देखा कि वो व्रोंस्की को जानता है या नहीं। कारेनिन कुछ झल्लाहट के साथ व्रोंस्की को देखते हुए अन्यमनस्कता से यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि वह कौन है। व्रोंस्की की शांतचित्तता और आत्मविश्वास कारेनिन के कठोर आत्मविश्वास के लिए बराबर की चोट था। काउंट व्रोंस्की, अन्ना ने कहा। ओह, मुझे लगता है कि हम परिचित हैं, कारेनिन ने हाथ मिलाते हुए उपेक्षा भाव से कहा। तुम गई माँ के साथ और लौटी बेटे के साथ, उसने एक एक शब्द को ऐसे साफ साफ कहा मानो वे एक एक रूबल के बराबर मूल्यवान हों। आप शायद छुट्टी से लौट रहे होंगे, उसने व्रोंस्की से कहा और जवाब का इंतजार किए बिना अपने मजाकिया अंदाज में बीवी से बोला, तो मास्को से रवाना होने के वक्त बहुत आंसू बहाए गए ना। पत्नी से ऐसा कहते हुए उसने व्रोंस्की को यह अनुभव करवाने का यत्न किया कि उसे उसकी जरूरत नहीं है और उसकी तरफ घूमकर उसने टोप को छुआ। लेकिन व्रोंस्की ने अन्ना को संबोधित करते हुए कहा, आशा करता हूं कि आपके यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कारेनिन ने थकी थकी आंखों से व्रोंस्की को घूर कर देखा। बड़ी खुशी होगी, उसने रुखाई से जवाब दिया, हर सोमवार को मिलने जुलने वाले हमारे यहाँ आते हैं। इसके बाद व्रोंस्की से विदा लेकर उसने पत्नी से कहा, कितनी अच्छी बात है कि मुझे आधे घंटे की फुर्सत थी और मैं स्टेशन पर आ सका तथा तुम्हें अपना प्यार दिखा सका। उसने पहले की तरह मजाकिया ढंग से अपनी बात जारी रखी। तुम तो अपने प्यार की कुछ ज्यादा ही चर्चा कर रहे हो, ताकि मैं उसे बहुत ही मूल्यवान मानूं। अन्ना ने उसके पीछे पीछे आ रहे व्रोंस्की के कदमों की आवाज को अनचाहे ही सुनते हुए पति के मजाकिया ढंग में ही जवाब दिया। लेकिन मुझे क्या मतलब है इससे? उसने मन ही मन सोचा और पति से यह पूछने लगी कि सेर्योजा ने उसके बिना कैसे समय बिताया। ओ, बहुत ही अच्छे ढंग से। मैरियट का कहना है कि वो बहुत ही प्यारा बच्चा बना रहा और तुम्हें ये जानकर रंज होगा कि तुम्हारे लिए वह इतना उदास नहीं हुआ जितना तुम्हारा पति। मेरी प्यारी, मैं एक बार फिर तुम्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि तुम एक दिन पहले आ गईं। हमारा प्यारा समोवार बहुत ही खुश होगा। कारेनिन प्रसिद्ध काउंटेस लीदिया इवानोवना को समोवार के नाम से पुकारता था, क्योंकि वह हमेशा और हर चीज के बारे में उत्तेजित होती और उबलती रहती थी। वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, और अगर मैं सलाह देने की जुर्रत कर सकता हूँ,
तो कहूँगा कि तुम आज ही उसके यहाँ चली जाना। तुम तो जानती ही हो कि उसका दिल हर चीज़ के लिए परेशान रहता है। अब उसे अपनी सभी चिंताओं के अलावा ओब्लोंस्की दंपति की सुलह की चिंता है। काउंटेस लिदिया इवानोवना अन्ना के पति की मित्र और पीटर्सबर्ग के एक ऊंचे सामाजिक हलके की केंद्र बिंदु थी। अन्ना अपने पति के कारण ही इस हलके से घनिष्ठ रूप में संबंधित थी। मैंने तो उसे पत्र लिखा था, लेकिन वो तो सभी कुछ तफसील से जानना चाहती है। मेरी प्यारी, अगर बहुत नहीं थक गई हो तो उसके यहाँ हो आना। कुंद्राती तुम्हारे लिए बग्घी का प्रबंध कर देगा और मैं कमेटी में जा रहा हूँ। आज मुझे अकेले ही खाना नहीं खाना पड़ेगा। कारेनिन ने अब मजाक के बिना अपनी बात जारी रखी। तुम तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे लिए तुम। और उसने देर तक प्यार से उसका हाथ दबाते हुए विशेष मुस्कान के साथ उसे बग्घी में बिठा दिया। अन्ना करेनिना, अध्याय 32 भाग 1। घर पर बेटे से ही अन्ना की सबसे पहले भेंट हुई। शिक्षिका के चीखने चिल्लाने के बावजूद वह बहुत खुशी से माँ माँ पुकारता हुआ सीढ़ियों से नीचे भागा आया। माँ के पास पहुंचकर वो उसके गले से लिपट गया। मैंने कहा था ना आपसे कि माँ है, उसने चिल्लाकर शिक्षिका से कहा। मैं जानता था, और पति की भांति बेटे को देखकर अन्ना को कुछ निराशा सी हुई। वो वास्तव में जैसा था, उसने कुछ बेहतर रूप में उसकी कल्पना की थी। वह जैसा था, उसे उसी रूप में देखकर खुश होने के लिए जरूरी था कि वो वास्तविकता के धरातल पर उतरे। किंतु अपने इस रूप में भी, सुनहरे घुंघराले बालों, नीली आंखों और जुराबों में कसी हुई गदराई सुघड़ टांगों के साथ वह बहुत प्यारा था। अन्ना को उसकी निकटता और प्यार से लगभग शारीरिक आनंद की अनुभूति हुई और उसकी निश्चल, विश्वासपूर्ण और प्यार भरी दृष्टि से दृष्टि मिलने तथा उसके भोले भाले सवाल सुनने से उसे नैतिक चैन मिला। अन्ना ने उसे वे उपहार दिए जो डॉली के बच्चों ने भेजे थे और बेटे को ये बताया कि मास्को में तान्या नाम की एक लड़की है, कि यह तान्या पढ़ना जानती है और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती है। तो क्या मैं उससे बहुत बुरा हूँ? सेर्योजा ने कहा। मेरे लिए तो तुम दुनिया में सबसे बढ़कर हो, यह मुझे मालूम है, सेर्योजा ने मुस्कुराते हुए कहा। अन्ना ने कॉफी का प्याला खत्म भी नहीं किया था कि काउंटेस लिदिया इवानोवना के आने की खबर दी गई। ऊंचा, गदराया शरीर, रोगी जैसा जर्द चेहरा और चिंतनशील, सुंदर काली आंखें, ऐसी थी काउंटेस लिदिया इवानोवना। अन्ना उसे चाहती थी, लेकिन आज उसने उसे मानो पहली बार उसकी सभी त्रुटियों के साथ देखा। हाँ, तो मेरी दोस्त, मेल मिलाप करवा आई? काउंटेस लिदिया इवानोवना ने कमरे में दाखिल होते ही पूछा। हाँ, वो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मामला कुछ ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं था जैसा कि हमने समझा था, अन्ना ने जवाब दिया। कुल मिलाकर यही कहना होगा कि मेरी बेल सोयूर भाभी फ्रांसीसी बहुत जल्दबाज हैं। किंतु काउंटेस लिदिया इवानोवना की यह आदत थी कि हर उस चीज में दिलचस्पी लेते हुए भी, जिसका उससे कोई संबंध नहीं होता था, अपनी दिलचस्पी की बात को कभी ध्यान से नहीं सुनती थी। उसने अन्ना की बात काटते हुए कहा, बहुत दुख और बुराइयां हैं इस दुनिया में और मैं तो आज बहुत ही परेशान हूँ। क्या हो गया? अपनी मुस्कान को रोकने की कोशिश करते हुए अन्ना ने पूछा। मैं सच्चाई के लिए अपने संघर्ष में थकने लगती हूँ और कभी कभी तो मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है। नन्ही बहनों का काम, ये लोकोपकारी, धार्मिक देशभक्तिपूर्ण संस्था थी, ढंग से चल निकला है, किंतु इन महानुभावों का कोई क्या करे? काउंटेस लिदिया इवानोवना ने भाग्य के सामने मानो व्यंग्यपूर्वक हथियार डालते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने एक विचार को ले लिया, उसे बुरी तरह बिगाड़ डाला और फिर बहुत घटिया और तुच्छ ढंग से उसकी समीक्षा करते हैं। आपके पति समेत 2-3 आदमी ही इस काम के पूरे महत्व को समझते हैं और बाकी तो इसको हानि ही पहुंचाते हैं। कल मुझे प्रावदिन का पत्र मिला। प्रावदिन विदेश में विख्यात पेनस्लाव था। काउंटेस लिदिया इवानोवना ने उसके पत्र का सार बताया। इसके बाद काउंटेस ने गिरजों को सूत्रबद्ध करने के मार्ग में बाधा बनने वाली अन्य कटु बातों और साजिशों का जिक्र किया और फिर हड़बड़ाती हुई चली गई, क्योंकि उसे किसी संगठन और स्लाव कमेटी की बैठक में हिस्सा लेना था। ये सब तो पहले भी था, मगर पहले इसकी तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? अन्ना ने अपने आप से पूछा। या फिर आज वह बहुत ज्यादा झल्लाई हुई थी? वास्तव में कैसी हास्यास्पद बात है, उसका ध्येय भलाई करना है,
वो ईसाई धर्म की अनुयायी है, लेकिन वह झल्लाती रहती है। हर कोई उसका दुश्मन है और हर कोई ईसाई धर्म और नेकी के नाम पर उसका दुश्मन है। काउंटेस लीदिया इवानोवना के बाद अन्ना की एक सहेली, जो विभाग के डायरेक्टर की बीवी थी, आ गई और उसने शहर की सब खबरें सुना दी। दिन के 3 बजे वह भी खाने के वक्त आने का वादा करके चली गई। कारेनिन मंत्रालय में था। अकेली रह जाने पर दोपहर के खाने के पहले का वक्त उसने बेटे के भोजन करने के समय, बेटा अलग से भोजन करता था, उसके पास बैठने, अपनी चीज़ों को ठीक ठाक करने और अपनी मेज़ पर जमा हो गए रुक्कों तथा पत्रों को पढ़ने और उनके जवाब देने में लगाया। पीटर्सबर्ग लौटते हुए रास्ते में उसे शर्म और उत्तेजना की जो अकारण अनुभूति हुई थी, वह अब बिल्कुल लुप्त हो गई। जीवन की अभ्यस्त परिस्थितियों में उसने अपने को फिर से दृढ़ और भर्त्सना मुक्त अनुभव किया। पिछले दिन की अपनी स्थिति को याद करके उसे हैरानी हुई। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। व्रोन्स्की ने कोई बेहुदा बात कही थी, जिसका आसानी से अंत कर दिया जा सकता है, और मैंने उसका वैसा ही जवाब दे दिया था, जैसा कि होना चाहिए था। पति से इसकी चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं और उचित भी नहीं। इसका जिक्र करने का मतलब उस बात को इतना महत्व देना होगा, जिसके लायक वह नहीं है। उसे याद आया कि कैसे उसने पति से उसके अधीन काम करने वाले एक युवा व्यक्ति की लगभग प्रेम स्वीकारोक्ति की चर्चा की थी, और कैसे कारेनिन ने जवाब में ये कहा था कि ऊंचे समाज में आने जाने वाली हर महिला के साथ ऐसी घटना घट सकती है, किंतु वह उसकी समझ-बूझ पर पूरा भरोसा करता है और कभी भी उसे तथा अपने को ईर्ष्या में घटिया स्तर तक नीचे नहीं आने देगा। तो मतलब ये हुआ कि कहने में कोई तुक नहीं है, और भला हो भगवान का, कहने को कुछ भी तो नहीं, उसने अपने आप से कहा। अन्ना करेनिना, अध्याय 33 भाग 1। कारेनिन दिन के 4 बजे मंत्रालय से लौटा, किंतु जैसा कि अक्सर होता था, पत्नी के पास नहीं जा पाया। वह प्रतीक्षा कर रहे प्रार्थियों की बातें सुनने और सेक्रेटरी द्वारा लाए गए कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। दोपहर के खाने के वक्त इनके यहाँ कोई 3 मेहमान तो हमेशा खाना खाते थे। कारेनिन की बूढ़ी ममेरी बहन, पत्नी के साथ विभाग का डायरेक्टर और एक नौजवान, जिसकी कारेनिन के पास काम करने की सिफारिश की गई थी, आ गए। अन्ना मेहमानों से बातचीत करने के लिए मेहमानखाने में चली गई। ठीक 5 बजे, प्योतर प्रथम के समय की दीवार घड़ी के 5वीं बार टनटनाने के पहले ही कारेनिन सफ़ेद टाई लगाए और 2 पदकों से सुशोभित फ्लॉक कोट पहने हुए, क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद ही उसे कहीं जाना था, मेहमानखाने में आ गया। कारेनिन के जीवन का हर क्षण व्यस्त और पहले से तय होता था। उसे हर दिन जो कुछ करना होता था उसे कर पाने के लिए वो वक्त की बड़ी पाबंदी का ख्याल रखता था। न उतावली और न काहली, यही उसका मूल मंत्र था। वो हॉल में गया, उसने सबका अभिवादन किया और पत्नी की ओर मुस्कुराकर झटपट बैठ गया। हाँ, मेरे एकाकीपन का अंत हो गया। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि अकेले भोजन करना कितना अप्रिय, उसने अप्रिय शब्द पर जोर दिया, लगता है। भोजन करते समय कारेनिन ने पत्नी के साथ मास्को के मामलों के बारे में बातचीत की और उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ ओब्लोंस्की के बारे में पूछा। किंतु वैसे तो पीटर्सबर्ग के सरकारी दफ्तरों और सामाजिक मामलों के संबंध में आम बातचीत ही चलती रही। खाना खत्म होने के बाद उसने मेहमानों के साथ आध घंटा बिताया और फिर मुस्कुराते हुए प्यार से पत्नी का हाथ दबाकर परिषद में चला गया। इस शाम को अन्ना न तो प्रिंसेस बेत्सी त्वेरस्काया के यहाँ गई, जिसे उसके मास्को से लौटने की खबर मिल गई थी और जिसने उसे बुलाया था, और न ही थिएटर गई, जहां उस शाम के लिए उसका अलग बॉक्स था। मुख्यतः तो वह इसलिए नहीं गई कि उसने जिस पोशाक की आशा की थी, वह तैयार नहीं हुई थी। मेहमानों के जाने पर जब उसने अपने कपड़ों की तरफ ध्यान दिया तो बहुत परेशान हो उठी। अन्ना ने, जो कम महंगे कपड़े पहनने की कला जानती थी, मास्को जाने से पहले अपनी 3 पोशाकें दर्जन को नए रूप में ढालने के लिए दे दी थीं। इन पोशाकों को ऐसे बदलना चाहिए था कि वे पहचानी न जा सके और 3 दिन पहले ही उन्हें तैयार हो जाना चाहिए था। अब पता चला कि 2 पोशाकें तैयार ही नहीं हुई थीं और तीसरी को वैसे नहीं बदला गया था, जैसे आना चाहती थी। दर्जन अपनी सफाई देने आई और उसने इस बात पर जोर दिया कि पोशाक इसी रूप में ज्यादा अच्छी रहेगी। अन्ना इतनी अधिक बिगड़ उठी कि बाद में इस बात का ख्याल करके उसे अपने पर शर्म आई।
अपने को पूरी तरह शांत करने के लिए वह बेटे के कमरे में चली गई और उसने सारी शाम उसी के साथ बिताई। उसने खुद ही उसे सोने के लिए बिस्तर पर लिटाया, उसके ऊपर सलीब का निशान बनाया और कंबल उड़ाया। वो खुश थी कि कहीं भी नहीं गई और उसने इतने अच्छे ढंग से शाम बिताई। उसका मन इतना हल्का था, इतना चैन अनुभव कर रहा था और इतने स्पष्ट रूप में वह यह महसूस कर पा रही थी कि रेलगाड़ी में सफ़र करते हुए उसे जो कुछ इतना महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा था, वो ऊंचे समाज के जीवन की एक आम तुच्छ घटना थी, कि उसके लिए किसी दूसरे या खुद अपने सामने लज्जित होने की कोई बात नहीं थी। अन्ना अंग्रेजी का कोई उपन्यास लेकर अंगीठी के सामने बैठ गई और पति के आने की राह देखने लगी। रात के ठीक 9:30 बजे दरवाजे पर घंटी बजी और कुछ क्षण बाद पति उसके कमरे में आया। आखिर तो तुम्हारा घर आना हुआ, उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए अन्ना ने कहा। पति ने उसका हाथ चूमा और उसके करीब बैठ गया। कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी मास्को यात्रा सफल रही, उसने पत्नी से कहा। हाँ, बहुत सफल रही, अन्ना ने जवाब दिया और उसे शुरू से ही सब कुछ बताने लगी, कैसे श्रीमती ब्रोंस्काया के साथ उसने यात्रा की, मास्को पहुंची और कैसे वहां स्टेशन पर एक दुर्घटना हुई। इसके बाद उसने ये बताया कि कैसे पहले तो उसे अपने भाई और फिर डॉली पर दया आई। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि ऐसे व्यक्ति को, चाहे वह तुम्हारा भाई ही हो, क्षमा किया जा सकता है, कारेनिन ने कहा। अन्ना मुस्कुराई। वह समझ गई थी कि उसने ये जाहिर करने को ये शब्द कहे थे कि रिश्तेदारी को ध्यान में रखते हुए भी वह ईमानदारी की बात कहे बिना नहीं रह सकता। अन्ना अपने पति के चरित्र के इस लक्षण से परिचित थी और इसे पसंद करती थी। मैं खुश हूँ कि सब कुछ अच्छे ढंग से समाप्त हो गया और तुम आ गईं, वह कहता गया। हाँ, ये तो बताओ कि उस नए प्रस्ताव के बारे में, जो मैंने परिषद में स्वीकार करवाया है, लोगों की क्या राय है? अन्ना ने इस प्रस्ताव के बारे में कुछ भी नहीं सुना था और उसे इस बात से शर्म महसूस हुई कि उसने इतनी आसानी से उस चीज़ को भुला दिया, जो उसके पति के लिए इतना अधिक महत्व रखती थी। यहाँ तो उसने खासी हलचल पैदा कर डाली, पति ने आत्मतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। अन्ना ने महसूस किया कि कारेनिन इस मामले को लेकर अपने बारे में उससे कुछ सुखद बात कहना चाहता था और उसने प्रश्न पूछ-पूछकर उसे बताने को प्रेरित किया। पति ने उसी मुस्कान के साथ उस प्रशंसा की चर्चा की, जो इस प्रस्ताव को स्वीकार करवाने पर उसे परिषद में मिली थी। मुझे बहुत, बेहद खुशी हुई थी। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहाँ आखिर तो इस मामले में तर्कसंगत और दृढ़ दृष्टिकोण बनने लगा है। क्रीम और डबल रोटी के साथ चाय का दूसरा प्याला खत्म करने के बाद कारेनिन उठा और अपने अध्ययन कक्ष की ओर चल दिया। तुम कहीं भी नहीं गईं। तुम्हें तो ऊब महसूस होती रही होगी, पति ने कहा। ओह नहीं, अन्ना ने उसके पीछे पीछे उठते और हॉल में से उसे अध्ययन कक्ष तक पहुंचाने के लिए उसके साथ जाते हुए कहा। क्या पढ़ रहे हो आजकल तुम? अन्ना ने पूछा। आजकल मैं डक द लील, पीजी दे सनफस ड्यूक दे लील, नरक काव्य फ्रांसीसी पढ़ रहा हूँ, पति ने जवाब दिया। बहुत ही बढ़िया किताब है। अन्ना ऐसे मुस्कुरा दी, जैसे प्रिय व्यक्तियों की दुर्बलताओं पर मुस्कुराया जाता है और उसकी बाह में अपनी बाह डालकर उसे अध्ययन कक्ष के दरवाजे तक पहुंचा दिया। अन्ना सोने से पहले पति की पढ़ने की आदत से, जो एकदम अनिवार्य बात हो गई थी, परिचित थी। वह जानती थी कि सरकारी नौकरी की जिम्मेदारियों में लगभग हर वक्त डूबे रहने के बावजूद बौद्धिक क्षेत्र में सामने आने वाली हर बढ़िया रचना से परिचित होना वह अपना कर्तव्य मानता था। वो ये भी जानती थी कि राजनीति, दर्शन और धर्म संबंधी पुस्तकों में उसकी वास्तविक रुचि थी, कि कला उसके स्वभाव के लिए बिल्कुल पराई चीज थी, लेकिन इसके बावजूद या ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि इसी कारण से कारेनिन इस क्षेत्र में हलचल पैदा कर देने वाली किसी भी रचना को नज़र से ओझल नहीं होने देता था और ऐसी सभी चीज़ों को पढ़ना अपना कर्तव्य मानता था। वह जानती थी कि राजनीति, दर्शन और धर्म के क्षेत्र में कारेनिन के मन में कुछ संदेह और संशय थे या वह कुछ खोजता रहता था, किंतु कला और काव्य, विशेषता संगीत के मामले में, जिसकी उसे तनिक भी समझ नहीं थी, उसके बहुत ही सुनिश्चित और दृढ़ विचार थे। उसे शेक्सपियर, राफायल और बिथोवेन तथा कविता और संगीत की नई धाराओं की चर्चा करना अच्छा लगता था और इनके संबंध में उसकी बहुत ही स्पष्ट धारणाएं बनी हुई थीं।
तो भगवान तुम्हारा भला करें, अन्ना ने अध्ययन कक्ष के दरवाजे के पास पहुंचकर कहा। कमरे में आराम कुर्सी के करीब पहले से ही शेड वाला क्षमादान जल रहा था और पानी की सुराही रखी हुई थी। और मैं जाकर मास्को के लिए पत्र लिखती हूँ। पति ने फिर प्यार से पत्नी का हाथ दबाया और चूमा। फिर भी वह भला आदमी है, सच्चा, दयालु और अपने क्षेत्र में अद्भुत। अपने कमरे में लौटकर अन्ना ने खुद से कहा, मानो उसकी आलोचना और यह कहने वाले किसी व्यक्ति के सामने उसकी सफाई पेश कर रही हो कि उसे प्यार करना संभव नहीं। लेकिन उसके कान इतने अजीब ढंग से क्यों बड़े हुए हैं? या फिर उसने अपने बाल बहुत छोटे करवा डाले हैं? रात के ठीक 12 बजे, जब अन्ना अभी भी मेज पर बैठी डॉली को पत्र लिख रही थी, उसे घरेलू जूतों में नपे तुले कदमों की आहट मिली। कारेनिन नहा धोकर, बाल संवारे तथा बगल में किताब दबाए हुए उसके पास आया। बस, काफी वक्त हो गया, उसने खास ढंग से मुस्कुराकर कहा और सोने के कमरे में चला गया। क्या हक था उसे इस तरह से इसकी तरफ देखने का? कारेनिन की ओर व्रोंस्की की दृष्टि को याद करते हुए अन्ना ने सोचा। कपड़े उतारकर वह सोने के कमरे में गई, लेकिन अब उसके चेहरे पर न केवल वह सजीवता नहीं थी जो मास्को के दिनों में उसकी नज़र और मुस्कान में फूटी पड़ती थी, बल्कि उसके भीतर की आग भी अब या तो बुझ गई प्रतीत होती थी या कहीं दूर छिपी हुई थी। अन्ना करेनिना, अध्याय 34 भाग 1। पीटर्सबर्ग से रवाना होते समय व्रोंस्की मुस्काया सड़क पर अपना बड़ा फ्लैट अपने दोस्त और प्यारे साथी पेत्रित्स्की को सौंप गया था। पेत्रित्स्की जवान लेफ्टिनेंट था, कोई खास खानदानी नाम वाला नहीं था और अमीर होने की बात तो दूर रही, बुरी तरह कर्ज में दबा हुआ था। शाम को वह हमेशा नशे में धुत होता था और तरह तरह के मजाकों तथा गंदे किस्सों घटनाओं के कारण अक्सर फौजी दंड चौकी में पहुंचाया जाता था, लेकिन यार दोस्त और बड़े अफसर भी उसे चाहते थे। सुबह के 11 बजे के बाद स्टेशन से अपने घर आने पर व्रोंस्की ने दरवाजे के सामने अपनी जानी पहचानी किराए की बग्घी देखी। घंटी बजाते समय ही उसे भीतर से मर्दों के ठहाके, एक नारी कंठ की चपा और पेत्रित्स्की का चिल्लाकर यह कहना सुनाई दिया, अगर कोई बदमाश हो तो उसे भीतर नहीं आने दिया जाए। व्रोंस्की ने नौकर को अपने बारे में खबर देने से मना कर दिया और दबे पांव पहले कमरे में गया। पेत्रित्स्की की दोस्त बैरोनेस शिल्तोन बैंगनी रंग की रेशमी पोशाक और अपने गुलाबी गालों वाले प्यारे चेहरे तथा सुनहरे बालों की छटा दिखाती और कैनरी चिड़िया की तरह पेरिसी फ्रांसीसी बोली से कमरे को गुंजाती हुई गोल मेज के सामने बैठी कॉफी बना रही थी। पेत्रित्स्की ओवरकोट और रुसाले का कप्तान कामेरोवस की पूरी वर्दी पहने, संभवतः दोनों ड्यूटी से लौटे थे, उसके गिर्द बैठे थे। हुर्रा! व्रोंस्की! पेत्रित्स्की उछलकर खड़ा हुआ और कुर्सी को जोर से पीछे घसीटता हुआ चिल्लाया। खुद मालिक! बैरोनेस, इसे नई कॉफीदान से कॉफी पिलाओ। हमने तुम्हारी आने की तो कल्पना भी नहीं की थी। उम्मीद करता हूँ कि अपने कमरे की सजावट से तुम खुश हो, उसने बैरोनेस की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम तो एक दूसरे से परिचित हो न? बेशक परिचित हैं, व्रोंस्की ने खुशी से मुस्कुराते और बैरोनेस के हाथ से हाथ मिलाते हुए कहा। वास्तव में ही पुराने दोस्त हैं। अब तो सफर से आ रहे हैं, बैरोनेस ने कहा, तो मैं भाग चली। अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हो तो मैं इसी वक्त चली जाती हूँ। बैरोनेस, आप जहाँ भी हैं वहीं घर पर हैं, व्रोंस्की ने कहा। नमस्ते, कामेरोवस्की। उदासीनता से कामेरोवस्की के साथ हाथ मिलाते हुए उसने इतना और कह दिया। देखा, आप कभी ऐसी प्यारी बातें नहीं कह सकते हैं, बैरोनेस ने पेत्रित्स्की से कहा। कह क्यों नहीं सकता? खाने के बाद मैं इससे 19 नहीं रहूंगा। खाने के बाद तो यह कोई खूबी नहीं रहती। तो मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए और कपड़े बदल आइए। बैरोनेस ने फिर से बैठते और बड़े ध्यान में नए कॉफीदान का हैंडल घुमाते हुए रहा। पिए, कॉफी दीजिए, उसने पेत्रित्स्की को संबोधित किया, जिसे वह उसके पेत्रित्स्की कुलनाम के आधार पर पिए कहती थी। वह उसके साथ अपने संबंधों की घनिष्ठता को नहीं छिपाती थी। मैं कुछ कॉफी और डालना चाहती हूँ। बिगाड़ देंगी? नहीं, नहीं बिगड़ूंगी। अरे हाँ, और आपकी बीवी? बैरोनेस ने व्रोंस्की और उसके साथी की बातचीत में खलल डालते हुए अचानक पूछा। हमने तो यहाँ आपकी शादी कर डाली है। अपनी बीवी को लाए? नहीं, बैरोनेस,
मैं बंजारे की तरह बेघर बार ही पैदा हुआ हूँ और ऐसे ही मरूंगा। ये और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लाइए, अपना हाथ दीजिए। और बैरोनेस व्रोंस्की को ऐसे ही रोके हुए तरह तरह के मजाकों के साथ उसे अपने जीवन की नवीनतम योजनाएं बताने और उसकी सलाह लेने लगी। वो मुझे किसी तरह भी तलाक नहीं देना चाहता, तो मैं क्या करूं? वह उसका पति था। मैं अब मुकदमा शुरू करना चाहती हूँ। आपकी क्या राय है? कामेरोवस्की, कॉफी का ध्यान कीजिए, उफन रही है। आप देख रहे हैं न कि मैं व्यस्त हूँ। मैं मुकदमा चलाना चाहती हूँ क्योंकि अपनी संपत्ति की मुझे जरूरत है। आप इस बेतुकी बात को समझते हैं न? यह मानते हुए कि मैंने उसके साथ बेवफाई की है, उसने तिरस्कार के साथ कहा। वह इसके आधार पर मेरी जागीर हड़प जाना चाहता है। व्रोंस्की बड़े मजे से इस प्यारी औरत की यह चुलबुली बक बक सुन रहा था, उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, मजाक के पुट के साथ कुछ सलाहें देता जाता था और उस ढंग की औरतों से बातचीत करने के अपने अभ्यस्त अंदाज को फौरन अपना लिया था। उसकी पीटर्सबर्गी दुनिया में सभी लोग एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दो किस्मों में विभाजित थे। एक घटिया किस्म तो वह थी जिसमें ऐसे तुच्छ, मूर्ख और सबसे बढ़कर तो ये कि वे हास्यास्पद लोग शामिल थे जो ऐसा मानते हैं कि पति को अपनी विवाहिता पत्नी के साथ ही रहना चाहिए, कि लड़की को पाकीज़ा और औरत को शर्मलिहाज वाली होना चाहिए, मर्द को साहसी, संयत और दृढ़ होना चाहिए, बच्चों का पालन पोषण करना, अपनी रोजी रोटी कमानी और ऋण चुकाना चाहिए तथा इसी तरह की दूसरी बेहुदा बातें करनी चाहिए। ये पुराने ढर्रे और हास्यास्पद किस्म के लोग थे, किंतु एक दूसरी बढ़िया किस्म भी थी जिसमें ये सभी शामिल थे। इसके मुख्य लक्षण ये थे कि आदमी ठाट बात से रहे, वह सुंदर, उदारमना, दिलेर और खुशमिजाज हो, किसी भी तरह की शर्म झेप के बिना सब तरह की मौज मनाए और बाकी सब चीज़ों की खिल्ली उड़ाए। मास्को की बिल्कुल दूसरी ही दुनिया से लाई गई छापों के कारण व्रोंस्की शुरू में कुछ क्षण तक स्तंभित रहा, किंतु उसी समय मानो पुराने जूतों में पांव डालते ही वह अपनी प्यारी और हंसी खुशी से भरपूर दुनिया में लौट आया। कॉफ़ी तो तैयार ही नहीं हुई, वह सभी पर छींटे डालकर उठ गई और उसने वह काम कर दिखाया जिसकी ज़रूरत थी, यानी उसने हंसी मजाक और ठहाकों का मौका दिया और कीमती कालीन तथा बैरोनेस की पोशाक पर धब्बे डाल दिए। तो अब विदा, नहीं तो आप कभी नहाए धोएंगे नहीं और एक भले आदमी के सबसे बड़े अपराध यानी साफ सुथरा न होने के लिए मुझे दोषी बनना पड़ेगा। तो आप मुझे उसके गले पर छुरी रखने की सलाह देते हैं? निश्चित रूप से, सो भी ऐसे कि आपका छोटा सा हाथ उसके होठों के बिल्कुल निकट हो। वह आपका हाथ चूमेगा और सब कुछ बढ़िया ढंग से खत्म हो जाएगा। व्रोंस्की ने जवाब दिया। तो आज शाम को फ्रांसीसी थिएटर में। और वह अपनी पोशाक को सरसराती हुई गायब हो गई। कामेरोवस्की भी उठ खड़ा हुआ। व्रोंस्की ने उसके जाने की प्रतीक्षा किए बिना उससे हाथ मिलाया और हाथ मुंह धोने चला गया। जब वह ऐसा कर रहा था, पेत्रित्स्की ने व्रोंस्की के जाने के बाद अपनी स्थिति में हुए परिवर्तन का संक्षिप्त वर्णन किया। उसने व्रोंस्की को बताया कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। पिता ने कह दिया है कि वह पैसे नहीं देगा और कर्जे नहीं चुकाएगा। उसका दर्जी उसे जेल भिजवाना चाहता है और एक अन्य भी ऐसा ही करने की धमकी दे रहा है। रेजिमेंट के कमांडर ने ऐलान कर दिया है कि अगर ये सब किस्से खत्म नहीं होंगे तो रेजिमेंट से उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। बैरोनेस से भी वह बुरी तरह उकता गया है, खासतौर पर इसलिए कि हमेशा पैसे देने की ही बात करती रहती है। लेकिन एक और है जिसे वह व्रोंस्की को दिखाएगा, बहुत ही कमाल की, बहुत प्यारी, बिल्कुल पूर्वी ढंग की, दासी रिबेका जैसी, समझे। बेरकोशेव से भी कल गाली गलौज हो गई और वह द्वंद्व युद्ध के लिए अपने साक्षी भेजना चाहता है, मगर जाहिर है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुल मिलाकर यह कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, खूब मज़े की चल रही है उसकी जिंदगी। दोस्त को अपनी परिस्थितियों की तफसीलों की गहराई में डूबने का मौका न देते हुए पेत्रित्स्की उसे तरह तरह की दिलचस्प खबरें सुनाने लगा। अपने घर के इतने जाने पहचाने वातावरण में, जहां वह 3 साल बिता चुका था, पेत्रित्स्की के इतने सुपरिचित किस्से सुनकर व्रोंस्की को पीटर्सबर्ग के अभ्यस्त और मस्ती भरे जीवन में लौटने की अनुभूति होने लगी। यह असंभव है। वह वाश बेसिन के पैडल से पांव हटाकर, जहां वह अपनी लाल और मजबूत गर्दन धो रहा था, चिल्ला उठा। यह असंभव है।
वो ये खबर सुनकर चिल्ला उठा कि लोरा फेर्तिनेगोव को छोड़कर मिलेव के साथ रहने लगी है। और फेर्तिनेगोव वैसा ही बुद्धू तथा खुश है। और बुजुलुकोव का क्या हाल है? आहा, बुजुलुकोव के साथ क्या बढ़िया किस्सा हुआ, बस मज़ा ही आ गया। पेत्रीत्स्की चिल्ला उठा। बॉलों का तो वह दीवाना है और दरबारी बॉलों में तो वह ज़रूर ही जाता है। सो वह नया शिरस्त्राण पहनकर बड़े बॉल में चला गया। तुमने देखे हैं नए शिरस्त्राण? बहुत अच्छे हैं, बड़े हल्के हैं। तो वह खड़ा था। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मोटे तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए व्रोंस्की ने जवाब दिया। ग्रैंड डचेस किसी राजदूत के साथ उसके पास से गुजरी और उसकी बदकिस्मती से उनके बीच नए शिरस्त्राणों की चर्चा चल पड़ी। ग्रैंड डचेस ने राजदूत को यह नया शिरस्त्राण दिखाना चाहा। देखा कि हमारा ये सूरमा खड़ा है। पेत्रीत्स्की ने मुद्रा बनाकर दिखाई कि कैसे वह शिरस्त्राण पहने खड़ा था। ग्रैंड डचेस ने उससे शिरस्त्राण दिखाने का अनुरोध किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह क्या मामला है? सभी उसे आंखों और सिरों से शिरस्त्राण देने के इशारे करें, माथे पर बल डालें। दे दो। उसने नहीं दिया। बुत बना खड़ा रहा था। तुम कल्पना करो तो, तब उसने, कौन था वह? उसने शिरस्त्राण लेना चाहा, फिर भी नहीं दिया। उसने झपट लिया और ग्रैंड डचेस को दे दिया। ये है नया शिरस्त्राण, ग्रैंड डचेस ने कहा। उसने शिरस्त्राण को उल्टा किया और अब तुम कल्पना करो, उसमें से धम की आवाज़ करते हुए एक नाशपाती और टॉफियाँ, 2 पौंड टॉफियाँ नीचे जा गिरीं। हमारे इस यार ने चुपके से शिरस्त्राण में ये सब कुछ भर लिया था। व्रोंस्की हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बाद में किसी दूसरी बात की चर्चा करते हुए भी शिरस्त्राण वाली घटना को याद करके वह अपने सुंदर और मजबूत दांतों की चमक दिखाता हुआ देर तक जिंदादिली से ठहाके लगाकर लोटपोट होता रहा। सारी खबरें सुनने के बाद नौकर की मदद से व्रोंस्की ने अपनी वर्दी पहनी और अपने आने की रिपोर्ट देने चला गया। इसके बाद उसका अपने भाई और बेत्सी तथा कुछ दूसरे लोगों के यहाँ जाने का इरादा था, ताकि उस सामाजिक हलके में आने जाने के लिए ज़मीन तैयार करे, जहाँ कारेनिना से उसकी भेंट हो सके। जैसा कि पीटर्सबर्ग में हमेशा होता था, वह रात को काफ़ी देर से घर लौटा।